उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। खबर कुछ इस तरह है कि एक इंजीनियर साहब होते हैं और वो अपने ही घर में अपने आप को आग के हवाले कर आत्महत्या कर लेते हैं। और जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस वहां आती है और इंजीनियर साहब का पोस्टमार्टम कराया जाता है और तफ्तीश करती है। तो कुछ और ही मामला निकल कर आता है। पोस्टमार्टम में ये निकल कर आता है कि ये साधारण आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है। और उसमें कुछ ऐसे पहलू निकल कर आते हैं जिसको सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और जिसने भी ये खबर सुनी वो लोग भी चौंक जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या मामला निकल कर आता है वो सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में पूरा विस्तार से। और जब लोगों ने इस खबर को सुना तो लोगों ने दांत तले उंगली दबा ली कि आखिरकार कोई महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के इटावा की। उसी इटावा का एक क्षेत्र सिविल लाइन थाना, और उसी सिविल लाइन थाना क्षेत्र का एक एरिया है वृंदावन कॉलोनी। और उसी वृंदावन कॉलोनी में एक मकान है राघवेंद्र यादव इंजीनियर साहब का। और तारीख होती है 11 जनवरी 2025। तकरीबन दोपहर का समय होता है, लगभग 12 बजे का समय होता है। और उनके मकान से धुआं उठ रहा होता है। पड़ोस में ही एक महिला है अनुष्का तिवारी, और वो देखती है कि राघवेंद्र के घर से धुआं उठ रहा है और कुछ जलने की बदबू आ रही है। इतना वो देखकर उनको कुछ अंदेशा होता है। और जैसे ही वो राघवेंद्र के घर पहुंचती हैं तो वहां अंदर गेट खोलकर जाती हैं तो अंदर देखती हैं कि उन राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव उनको मिल जाती हैं। तभी वो अनुष्का तिवारी किरण यादव से कहती हैं कि आपके घर से धुआं उठ रहा है और कुछ जलने की बदबू आ रही है। तभी एकदम अचानक किरण यादव कहती हैं कि कहां से धुआं उठ रहा है, मैं तो काम में बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला। और अब अनुष्का तिवारी और किरण यादव दोनों घर की तरफ देखना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक कमरे से धुआं उठ रहा था और जलने की बदबू भी आ रही थी। और वो कमरा बाहर से बंद होता है। जैसे ही किरण यादव उस दरवाजे को खोलकर देखती हैं तो अंदर देखती हैं कि एक बेड पड़ा है और वो पूरी तरीके से जल गया है। तभी उनके मुंह से चीख निकल जाती है और वो कहती है कि इस बेड पर तो राघवेंद्र जी सो रहे थे और लगता है कि आग लग गई और राघवेंद्र जी जल गए। और इतना सुनकर वो चीख पुकार मचा देती है और जिसको सुनकर मोहल्ले और पड़ोस के भी लोग वहां पर आ जाते हैं। और फिर वहीं से डायल 112 नंबर को फोन करके सूचना दी जाती है, जिस पर तत्काल पुलिस भी पहुंच जाती है। और जब पुलिस वहां जाकर 112 नंबर जब पहुंचती है और देखती है कि घर पर आग लग गई है और उसी आग में घर का मालिक राघवेंद्र यादव इंजीनियर साहब भी जल गए हैं, तभी वो सूचना थाने को देते हैं। जैसी सूचना थाने को पहुंचती है तुरंत आनन फानन में सिविल लाइन थाना के थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी मौके पर पहुंच जाते हैं। और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और सभी जांच की टीमें वहां मौके वारदात पर पहुंच जाती हैं। और देखते ही देखते ये खबर पूरे कॉलोनी में फैल जाती है और कॉलोनी के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सबसे पहले धुआं पड़ोस में रहने वाली अनुष्का तिवारी ने देखा था और उन्होंने ही आकर राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव को बताया था। तभी उन दोनों से पुलिस पूछताछ करती है तो वो किरण यादव कहती है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो काम में बिजी थी, शायद मुझे लगता है कि राघवेंद्र ने आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि घर में तो कोई था भी नहीं और इनको कौन जला सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद राघवेंद्र ने खुद ही आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस जब पूछताछ करती है तो अनुष्का भी होती है वहां पर, अनुष्का तिवारी, तो वो कहती है कि दरअसल जब हम लोग आए तो कुंडी बाहर से लगी थी। तो पुलिस
सवाल उठाती है कि जब कोई आत्महत्या करता है तो कुंडी अंदर से लगाता, और जब कुंडी बाहर से लगी थी तो ये आत्महत्या कैसे हो सकती है। तभी किरण यादव कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और फिर वो अपना बयान बदल लेती हैं और बयान बदल के कहती हैं कि हमारे घर पर एक लड़की आई थी जो हमारी दूर की रिश्तेदार है, और वो कल रात यानी कि 10 जनवरी की शाम को आई थी और रात भर यहीं पर रुकी है। रात में हम लोगों ने साथ में खाना खाया और 2 बजे तक हम लोग जगते रहे। 2 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद में हम लोग सो गए और फिर मैं सुबह सोकर उठी तो मैं अपने काम में लग गई, लेकिन वो लड़की नहीं पता कि कहाँ गई। पुलिस कहती है कि लड़की कौन थी, तो किरण कहती है कि मैं उस लड़की के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि वो मेरे पति की रिश्तेदार थी और मेरे पति ने ही पहली बार उससे मुझे मिलवाया था, और उन्होंने बताया था कि हमारी दूर की रिश्तेदार है और इनको मैंने मेला देखने के लिए बुलाया है। और हम लोगों ने रात में साथ में खाना खाया और फिर हम लोग सो गए। अब मुझे इसके बारे में फिर कुछ नहीं पता। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है, लेकिन ऐसा पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता जिसकी वजह से कोई ठोस सबूत मिले। फिर पुलिस पंचनामा भर के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि दरअसल राघवेंद्र की जो मौत हुई है वो मौत जलने की वजह से नहीं, उसके सिर पर चोट लगने की वजह से राघवेंद्र की मौत हुई है। अब पुलिस यहां से चौंक जाती है और पुलिस को ये साफ पता चल जाता है कि आत्महत्या नहीं, दरअसल ये मर्डर है। और इसी सिलसिले में पुलिस फिर पूछताछ करना शुरू कर देती है और तफ्तीश में जुट जाती है। फिर मोहल्ले पड़ोस में भी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस को शक होने लगा था, और उसी शक के चलते पुलिस और गहराई से तफ्तीश करने लगी थी। और पुलिस जब राघवेंद्र का कॉल डेटा यानी कि सीडीआर निकालती है तो उसमें कुछ नंबर ऐसे निकलते हैं जिन नंबरों पर अक्सर बातचीत की जाती है। और फिर पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि वर्षा नाम की लड़की का होता है। जब पुलिस उसके बारे में जानकारी करती है तो पता ये चलता है कि वर्षा अक्सर इस राघवेंद्र के घर आया जाया करती थी, और ये कभी राघवेंद्र के घर पे किराए पे रहा करती थी और अक्सर इनके यहाँ आती जाती थी। अब पुलिस को कुछ थोड़ा थोड़ा सुराग मिलने शुरू ही हुए थे कि अचानक जब वो पूछताछ के लिए राघवेंद्र के घर पहुंचते हैं तो राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव भी घर में नहीं मिलती। फिर पुलिस को कहीं ना कहीं और शक गहराने लगता है, क्योंकि पहले ही उसके बयान, किरण यादव के बयान पर पुलिस को शक हो रहा था, लेकिन अब उसके न मिलने की वजह से पुलिस को और शक होने लगा। और इसी दौरान पड़ोस में ही पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि दरअसल जिसको किरण यादव दूर की रिश्तेदार बता रही थी कि वो लड़की आई थी, दरअसल कोई दूर के रिश्तेदार नहीं बल्कि मोहल्ले के पड़ोस में किसी शख्स ने बताया कि कल रात दरअसल इनके यहाँ जो लड़की आई थी वो वर्षा ही थी। अब पुलिस को यहां से कुछ और माथा तनकता है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार फिर किरण यादव झूठ क्यों बोल रही थी, क्योंकि वर्षा तो इनकी किराएदार थी और उस किराएदार को किरण यादव अच्छे से जानती थी। तो फिर किरण यादव झूठ क्यों बोल रही है कि जो लड़की आई थी वो उनकी रिश्तेदार थी और उसको इससे पहले कभी नहीं देखा। और इसी के चलते पुलिस फिर किरण की और उस लड़की वर्षा की तलाश शुरू कर देती है। और 14 जनवरी की सुबह 9 बजे मोती झील चौराहे से किरण यादव को पुलिस हिरासत में ले लेती है। और पुलिस जब हिरासत में लेती है तो उससे जब पूछताछ करती है तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो फिर तोते की तरह सब कुछ वो उगल देती है और जो कहानी बताती है उस कहानी को सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और जिन लोगों ने भी सुना इस कहानी को वो भी चौंक गए। दरअसल किरण बताती है कि उनके पति राघवेंद्र यादव तकरीबन 12 साल पहले दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में ही जिंदल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में वो इंजीनियर थे और वहीं दिल्ली में ही रहते थे और उनका इटावा वाला मकान खाली रहता था। इसीलिए कुछ सालों पहले उनके पति राघवेंद्र यादव ने
अपने मकान को वर्षा नाम की लड़की को किराए पर दिया था और वहीं से फिर दोनों की नजदीकियां बनती हैं और नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं और एक दूसरे के फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। और राघवेंद्र यादव का दिल्ली से अक्सर इटावा आना जाना लगा रहता था। जब भी वो इटावा आते तो उस लड़की के संपर्क में आते और उससे फिजिकल रिलेशन बनाते। और जब राघवेंद्र ने उससे फिजिकल रिलेशन बनाया तो उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया था। अब वो लड़की चाह कर भी राघवेंद्र से दूर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जब भी वो दूर जाने की कोशिश करती तो राघवेंद्र उसको ब्लैकमेल करके वो वीडियो दिखाते और उसको मजबूर करते अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। और अभी वो 4 दिन पहले ही दिल्ली से वो इटावा आए थे और 10 जनवरी की शाम राघवेंद्र यादव अपनी प्रेमिका वर्षा को घर बुलाते हैं और उसके साथ घर पर ही रिलेशन बनाते हैं। किरण यादव कहती हैं कि दरअसल पहले तो ये छुप छुपाकर उससे मिला करते थे और उससे फिजिकल रिलेशन बनाते थे, लेकिन अब मेरे ही सामने उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो मुझे भी मारते पीटते और उस लड़की को भी ब्लैकमेल करते। लेकिन जब इसने 10 जनवरी की शाम वर्षा को जब घर बुलाया तो मैंने वर्षा से बात की और हम दोनों ने प्लान बनाया कि अब राघवेंद्र को दोनों मिलकर सबक सिखाएंगे। और उसी प्लान के चलते पहले हम दोनों ने उसको पानी में नशे की नींद यानी कि नींद की गोलियां दी, जिसको पीकर सो गए। जब हमें इस बात की तसल्ली हो गई कि राघवेंद्र सो गया है, तभी मैं किचन में गई और किचन से एक लोहे का मूसल लेकर आई और उसी लोहे के मूसल से मैंने उस राघवेंद्र के सर पे वार कर दिया, जिससे राघवेंद्र ने वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर हम दोनों ने उसकी डेड बॉडी को एक रजाई से लपेटा और लपेट कर ही उस पर आग लगा दी, जिससे वो जलकर वहीं पर खाक हो गया। अब क्योंकि किरण यादव के दिमाग पर डबल प्लान चल रहे थे और उसने उस लड़की वर्षा से कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब राघवेंद्र मर चुका है और तुम यहाँ से निकलो, बाकी जो कुछ होगा मैं संभाल लूंगी। क्योंकि वो चाहती थी कि राघवेंद्र को तो उसने मार दिया, अब इसके कत्ल केस में उसको फंसा देगी तो वो जेल चली जाएगी और उसका इस तरह से दोनों लोगों से पीछा छूट जाएगा। और इसी के चलते उसको वहां से निकाल दिया और बाहर से उस कमरे पर कुंडी लगा दी। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि कातिल चाहे जितना सातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है और जुर्म कभी छुपता नहीं। जब पुलिस अपने आप पर आती है तो मुजरिम को पाताल से भी वो पुलिस निकाल लाती है। और यही इसी केस में भी हुआ कि किरण ने प्लान तो बनाया था, लेकिन उस प्लान पर कामयाब नहीं हो पाई और पकड़ी गई। राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव ने पूछताछ में ये भी बताया कि उनका एक ही इकलौता बेटा है जो कि कानपुर में बीटेक कर रहा है और उसकी 21 जनवरी को मंगनी थी और उसके बाद में 5 मार्च को उसकी शादी भी थी, लेकिन ये कांड हो गया। अब पुलिस ने किरण को तो हिरासत में ले लिया था, अब वहीं पर वर्षा की तलाश जारी है। और जैसी इस बात की खबर राघवेंद्र के बेटे प्रिंस यादव को पता चलता है कि दरअसल उनके पिता की हत्या उनकी मां ने की है और उनकी प्रेमिका वर्षा ने की है, तो वो दोनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और पुलिस अब किरण यादव को जेल भेज देती है और वर्षा की तलाश में पूरी तरह जुट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या जो किरण और वर्षा ने किया क्या सही किया, या इससे पहले जो राघवेंद्र यादव इंजीनियर उस लड़की के साथ में उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या वो सही था या गलत था। अपनी राय जरूर
कमेंट बॉक्स में दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।